बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये हमारे देश में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा ही डिबेट चलती रहती है। यहाँ तक कि अगर आपको डिबेट के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का टॉपिक ले लीजिए, आपको डिबेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इस बात में चर्चा करते हैं कि भारत के डिफेंस सेक्टर में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से किसका कितना योगदान रहा है। और इस एपिसोड में हम 1947 से लेकर 2023 तक इंडियन डिफेंस सेक्टर में जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। और हमें पता है कि इस टॉपिक पर आप सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए आपके जो भी विचार होंगे तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और क्लियर कर देते हैं कि इस एपिसोड को बनाने के लिए ना तो हमको बीजेपी ने पैसे दिए हैं और ना ही कांग्रेस ने। और वैसे भी हमारी असली कमाई आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, जो हम हमेशा चाहते हैं। और इसी नोट के साथ जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो 1947 में जब हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत से भगाया और हम सभी भारतीयों को आज़ादी दिलवाई, तो आज़ाद भारत की जो सरकार बनी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत बनी। और फिर 1947 के बाद अगले 20 वर्षों से भी अधिक समय तक कांग्रेस का भारत की राजनीति पर एक वर्चस्व कायम रहा। और इस दौरान भारत के डिफेंस सेक्टर ने कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स को विटनेस भी किया, जिसमें 4 प्रमुख वॉर भी शामिल हैं। 1947-48 का इंडो पाकिस्तान वॉर, फिर 1962 का इंडो चाइना वॉर, 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर और 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और अगर वॉर से हटके बात करें तो 1947 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत ही 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना की गई। लेकिन डीआरडीओ को यूटिलाइजेशन जिस तरह से किया जाना चाहिए था तो वो शुरुआत में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और जैसे कि हमने आपको डीआरडीओ वर्सेस डार्पा वाली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस लगभग एक ही समय पर स्थापित किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में आज के समय में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, खास करके एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के मामले में। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर डीआरडीओ द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए गए थे। जैसे कि डीआरडीओ का जो सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट इंडिगो, जो कि 1960s में शुरू हुआ था। और इसके तहत स्विट्जरलैंड के कोलैबोरेशन के साथ इंटरमीडिएट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को विकसित किया जाना था। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कुछ वर्षों के बाद इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन इसी प्रोजेक्ट इंडिगो ने फिर बाद में प्रोजेक्ट डेविल को लीड किया। और इसी प्रोजेक्ट डेविल के पास से ही हमें 1980s में IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी मिसाइल का डेवलपमेंट देखने को मिला। इसके अलावा HAL HF-24 मारूत, LC तेजस, जब ये प्रोग्राम शुरू किए गए तब उस समय भी भारत में कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके अलावा भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर ही कंडक्ट किया गया था। हालांकि भारत के इस पहले परमाणु परीक्षण को एक पीसफुल टेस्ट की तरह ही दिखाया गया। और ये बात भी स्वीकार करनी होगी कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑथराइज करना एक महत्वपूर्ण फैसला था। इसके अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी अपने कार्यकाल में भारत में स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसीज पर काम किया है। और ऐसे कई सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नींव कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में रखी गई थी और जो अब जाकर कमीशन हुए हैं। जैसे कि कोलकाता क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, इसकी नींव रखी गई थी 2006 में और एक कमीशन हुई 2016 में। और इसी तरह से और भी कई सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की महत्वता को समझा और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2011 को रिलीज किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल के वेलफेयर को इंप्रूव करने पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया, फिर चाहे सैलरीज को बढ़ाना हो या फिर उनके एकोमोडेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बेहतर करना हो। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का अगर आप पूरा कार्यकाल देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि अधिकतर समय उनकी जो अप्रोच थी वो डिफेंसिव रही है। और डिफेंस रिफॉर्म्स को लेकर किए गए उनके ऐसे कई सारे प्रोमिसेस हैं जो पूरे नहीं हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और अगर इंप्लीमेंट किया भी गया है तो जो आउटकम आना चाहिए था वो आउटकम एक्चुअल में नहीं आया है। बाकी मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की कमी, टेक्नोलॉजिकल गैप्स, तो ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में देखे गए। इन सबके अलावा राष्ट्र सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक प्रॉपर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको भी विकसित करने पर कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, खास करके चीन के साथ लगी सीमाओं पर। अब अगर बात करें बीजेपी गवर्नमेंट का इंडियन डिफेंस में कैसा इंपैक्ट रहा है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट की तुलना में भारत की राजनीति में बीजेपी गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है वो कम है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल के समय भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो उसी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल के समय भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के कोड नेम के तहत कंडक्ट किया गया था। और सफल परीक्षण के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। और ये दूसरा परमाणु परीक्षण जरूरी इसलिए भी था ताकि इससे भारत के एडवर्सरीज खास करके चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश जाए कि भारत के पास डिफेंसिव ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं।
इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स को शुरू किया जो कि आज के समय में भारत के डिफेंस सेक्टर को एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। फिर चाहे वो मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव हो या फिर स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को जारी करना। इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। बाकी थिएटर कमांड्स को बनाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनका निगमीकरण करना, डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इन सभी को बढ़ावा देना। तो ये वो सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आज के समय में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल के तहत ही मिशन शक्ति के तहत भारत ने अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी परीक्षण किया था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 रफाल फाइटर्स, 83 LCA तेजस MK-1A, K9 हाविट्जर्स, MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स, यूएस की कैटसा वाली धमकी के बावजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को साइन करना। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान साइन की गई थी। लेकिन इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिनमें से कुछ फैसलों ने पूरी दुनिया भर में भारत की एक अलग इमेज बनाई, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी थे जिन्होंने देश में एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। लेकिन इन पर आगे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सपीरियंस करें डिफेंस की दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर और बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर लिए गए कुछ बेहद ही खास फैसलों के बारे में। जैसे कि 2016 में उरी हमले के बाद LOC के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स को कंडक्ट करना, फिर इसी तरह से पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट स्ट्राइक को कंडक्ट करना, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। तो ये कुछ ऐसे फैसले थे जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि एक नया भारत है और जो कि जरूरत पड़ने पर घर के अंदर घुस के भी मार सकता है। इन फैसलों से हमारे एडवर्सरीज खास करके पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया। इसके अलावा इनसे देश का मोराल भी बूस्ट हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट ने इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन से नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अपने एक मजबूत पक्ष को भी प्रदर्शित किया कि वो देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी थे जिनसे कंट्रोवर्सी भी हुई, जैसे कि अग्निपथ वाली स्कीम, जिसके बाद पूरे देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे। और इस पॉलिसी को लेकर अभी भी सबके अलग अलग विचार हैं, कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके पक्ष में नहीं है। और बाकी ये फैसला हमें किस तरह का आउटकम देगा तो वो हमें आने वाले कुछ समय में मालूम पड़ेगा। इसके अलावा OAB के जो निगमीकरण करने वाला फैसला था तो उसको लेकर भी अपोजिशन पार्टी से सरकार को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, लेकिन जो आम जनता थी उनमें से अधिकतर का ओपिनियन गवर्नमेंट के पक्ष में ही था, क्योंकि ये फैसला खास करके OAB की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही लिया गया था। और अगर देखा जाए तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब देखने को मिल भी रहे हैं। इसी तरह से आर्टिकल 370 को जो हटाने वाला फैसला था तो इसने भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी जिन्हें बताया गया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी वाले मामले होते थे उनमें 99% तक की गिरावट देखी गई है। और अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले डेकेड के डेवलपमेंट्स को देखेंगे, यानी कि 2014 के बाद से, तो फिर उस दौरान आपको इंडियन डिफेंस सेक्टर में बीजेपी गवर्नमेंट का एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस को रफाल, अपाचे, शिनूक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 6 और असॉल्ट राइफल्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, K9 हाविट्जर्स, तो इस तरह के एडवांस वेपन प्लेटफॉर्म्स के साथ इन्हें मॉडर्नाइज करना हो, या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के साथ स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना हो, या फिर उभरते हुए कुछ नए डोमेन जैसे कि साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, इन सभी के लिए डेडिकेटेड एजेंसी को स्थापित करना हो, और या फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देना हो। तो इस तरह के कई सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स इस दौरान हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे डिफेंस रिफॉर्म्स हैं जो फिलहाल अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, लेकिन उन पर काफी तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसने एक नया बेंचमार्क सेट किया है, जो कि है 16,000 करोड़ रुपीस का। और जैसे कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियली डेटा जारी किया गया था उसके मुताबिक पिछले 9 वर्षों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 23 टाइम्स बढ़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले डिफेंस एक्सपोर्ट होता ही नहीं था, बल्कि 2014 से पहले भी एक्सपोर्ट होता था और हमने उसका डेटा निकालने का प्रयास किया, पर उसका इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई डेटा देखने को हमें नहीं मिला। लेकिन सिप्री की तरफ से जो डेटा निकाला जाता है वो जरूर हमें मिल गया। और अब अपने स्क्रीन पर जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है सिप्री के मुताबिक भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट का। और आप देख सकते हैं कि भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट में 2004 से लेकर 2011 तक काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन 2011 के बाद ये ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। हालांकि 2019 में ये नीचे को आया है, तो ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस का संकट छाया हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पे एक्सपोर्ट में गिरावट आना सीधी सी बात है। लेकिन 2019 के बाद 2020 में भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा अगर बात करें भारत के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, तो सिप्री के इस ग्राफ के मुताबिक भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो लगातार हमेशा बढ़ता ही रहा है, और ये हमें दोनों गवर्नमेंट के कार्यकाल के समय देखने को मिला है। रही बात भारत के डिफेंस बजट की, तो दोनों ही गवर्नमेंट के समय डिफेंस बजट को हर साल बढ़ाया गया है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की इमीडिएट मिलिट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट के समय
फास्ट ट्रैक बेसिस पर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स को अप्रूव किया गया था, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जिससे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो उसे फास्ट ट्रैक बेसिस पर पूरा करने में मदद मिलती है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट के समय में भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हुए हैं, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे बीजेपी से पहले के कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल से, तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के समय जो अधिकतर मिलिट्री डील्स हैं तो वो ज़्यादा तेजी से पूरी हुई हैं। तो इसलिए अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो आपको एक चीज़ जरूर नजर आएगी, और वो ये कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत की डिफेंस पॉलिसीज, भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज या यूं कहें भारत के ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को शेप देने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर दोनों की जो अप्रोच रही है वो अलग अलग रही है। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट की अधिकतर अप्रोच थी डिफेंसिव वाली, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट की आप अप्रोच कह सकते हैं डिफेंसिव ऑफेंसिव। बीजेपी गवर्नमेंट जो कि अभी वर्तमान समय में पावर में, तो ये बात भी उनकी स्वीकार करनी पड़ेगी कि उनके कार्यकाल में डिफेंस डील्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया है, और भारत को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए फॉरेन डिफेंस कंपनीज को भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा भी दिया है। और रही बात कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो इन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान भारत के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में योगदान दिया है, फिर चाहे DRDO को स्थापित करना हो, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑथराइज करना हो, या फिर अलग अलग देशों के साथ कई महत्वपूर्ण डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स को साइन करना हो। लेकिन यहाँ पे ये समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि डिफेंस रिफॉर्म्स या फिर डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जिसके लिए कई वर्षों तक निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हमने आपको INS चेन्नई वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसी तरह से आप INS विक्रांत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसे प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप के तहत सबसे पहले ऑथराइज किया गया था 1999 में बीजेपी गवर्नमेंट के तहत। फिर अगस्त 2006 में तत्कालीन इंडियन नेवी चीफ की तरफ से कहा गया कि फैसला लिया गया कि INS विक्रांत को एयर डिफेंस शिप की बजाय एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बनाया जाएगा। फिर 2009 में इसकी नींव रखी गई, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय। इसे लॉन्च किया गया 2013 में, और फिर ये औपचारिक रूप से कमीशन हुआ 2022 में, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के समय। अब आप खुद सोचिए कि INS विक्रांत के लिए आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा क्रेडिट देंगे, और इसलिए भारत के डिफेंस सेक्टर की प्रोग्रेस के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा क्रेडिट देना या फिर पूरा ब्लेम करना, ये हमारे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों ही पार्टी ने डिफेंस सेक्टर में अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के डिफेंस रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, और इसे भी अगर खास करके देखा जाए दोनों पार्टीज के कार्यकाल के हिसाब से, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को 6 प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2, और 54 वर्षों से भी अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है। तो इन खास चीज़ों के आधार पर आप किसी एक पार्टी के साथ जा सकते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, और इसलिए इसका फैसला भी हम आप पर ही छोड़ते हैं। और अब समय हो गया इस वीडियो को एंड करने का। इसको लेकर आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।